बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी ज़दा और माँ और बहनों, मुतालिका रुकन बल्दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे मजलिसी रुफ़ा, अजीज दोस्तों, आप तमाम हजरात बखूबी वाकिफ हैं कि 11 अप्रैल के दिन पार्लिमानी इंतखाबात के रायदही का दिन है और मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए खड़ा हूं कि आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने 2014 में अपने दुआओं और अपने वोटों से मुंतखब किया। बहैसियत एक रुकने पार्लिमान के और बहैसियत एक उम्मीदवार के मैंने हिंदुस्तान की लोकसभा में हर मुमकिन कोशिश की कि मजलूम अवाम के इंसाफ की आवाज उठाई जाए। मैंने हिंदुस्तान की लोकसभा में पौने 5 साल के अरसे में 734 सवालात किए और ये जानने की कोशिश की कि जो अवाम के मसाइल हैं उन सवालात का जवाब हमने हुकूमत से तलब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने बीजेपी की ताकत की 280 की तादाद की परवाह नहीं की, बल्कि हर वक्त जब कभी भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करने का, तो मैंने पूरी हद इम्कान कोशिश की कि बेबाक तरीके से अवाम के मसाइल को उठाया जाए। जब कभी भी ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल पेश हुआ 2017 दिसंबर में, पूरी पार्लियामेंट एक तरफ थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे एजाज बख्शा कि मैंने हिंदुस्तान के आईन का हवाला देते हुए दलाइल के साथ इस बात को साबित किया कि ट्रिपल तलाक का बिल हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ है। ये मुस्लिम खवातीन को इंसाफ नहीं दिलाएगा बल्कि सबसे बड़े नाइंसाफी का बाइस बनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग और मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कहते हैं कि एक रुकने पार्लिमान होने से क्या नतीजा निकलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम ने देखा, दुनिया ने महसूस किया कि एक रुकने पार्लिमान हैदराबाद से मुंतखब होकर जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पूरे इखलास के साथ तैयारी कर कर पार्लियामेंट में जाते हैं तो यकीनन आप अपनी आवाज और अपने दलाइल के साथ हुकूमत को न सिर्फ बेनिकाब करते हैं बल्कि हुकूमत को मजबूर होना पड़ता है, हुकूमत को इकरार करना पड़ता है उनकी गलतियों का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 11 अप्रैल के दिन आप अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की एक बेबाक आवाज है। मुल्क में आज जो नफरतों की फिजाओं में इजाफा कर दिया गया, मुल्क में आज जो अक़लियतों और दलितों के खिलाफ जो नफरत में इजाफा कर दिया गया और ये ऐसे मंसूबबंद तरीके से किया गया कि ये मजबूर हो जाते हैं लोग कि मुसलमानों पर और दलितों पर शक करने के लिए, क्योंकि एक ताकत ऐसी है जिसका नाम आरएसएस है, जिसने एक मंसूबाबंद तरीके से बड़ी प्लानिंग के साथ इस नफरत में इजाफा कर दिया। यकीनन ये नफरत 2014 से पहले भी थी, मगर 2014 से 2019 तक जिस तरीके के साथ इसमें इजाफा किया गया, शायद ही हिंदुस्तान की तारीख में इतने साइंटिफिक तरीके से नफरत में इजाफा कभी नहीं हुआ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन तारीखी इसलिए है क्योंकि अगर हमको हिंदुस्तान के जमहूरी इदारों को अगर बचाना है
जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत रखते हैं। अगर हम निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो याद रखिए ये इदारे जो पहले से कमजोर हो चुके हैं, जिनकी बुनियादों को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कमजोर करके रख दिया, वो दिन दूर नहीं जब ये इदारे अपनी आजादना मौकफ को खो देंगे। इसीलिए हमको और आपको बड़ी एहतियात के साथ सोच समझकर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ पार्लिमानी हल्क़ात में अपने वोट का इस्तेमाल करना जरूरी है। और हमको ये मंसूबा बनाना है कि कैसे इंशाअल्लाह ताला जब 23 मई के दिन जब रमजान की 17 तारीख होगी तो उस दिन हिंदुस्तान का दोबारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने, बल्कि हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत तश्कील पाए जो गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी पार्टियों पर मुश्तमिल हो। ये कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। हम नहीं चाहते कि दोबारा वज़ारत उज़्मा के उस अजीम ओहदे पर एक ऐसे शख्स को दोबारा मौका मिले जो हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ काम किया, जिसने ये समझा कि अपनी मर्जी को लागू करूंगा हिंदुस्तान के ऊपर। उसकी मिसाल आपके सामने है कि रातों रात नोटबंदी के नाम पर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। और आवाम से क्या कहा गया, भोले भाले गरीबों से कहा गया कि इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। मेरे भाई, ब्लैक मनी खत्म नहीं हुआ। अगर ब्लैक मनी खत्म होता तो सियासी जमातें इतने पैसे कैसा खर्च थी बताइए आप। आज करोड़ों रुपये जब्त किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, बल्कि 2014 में जितने पैसे जब्त किए गए थे, अभी इलेक्शन हुआ नहीं पहले मरहले का, उससे ज्यादा पैसे पुलिस ने जब्त कर लिए। बताओ नरेंद्र मोदी, फिर ये ब्लैक मनी कहां से आ रहा? ये तो नहीं हो सकता कि अजीनात लाकर सियासी पार्टी के जेबों में पैसे रख रहे कि इलेक्शन आया आप इसको खर्च कर लो। ये तमाम चीजें हिंदुस्तान के वजीर आजम करते हैं। मैं आप तमाम वोटरों से, राय दहिंदगान से अपील कर रहा हूं, हल्क़ असेंबली मलकपेट के, क्या ऐसा शख्स हिंदुस्तान का वजीर आजम बन सकता है जो अपनी तकरीर में दहशतगर्दी के बारे में कहता है, क्या कहता है, हिंदू और मुसलमान की बात करता है, वर्धा की तकरीर, और कोई किसी पर फर्क नहीं पड़ता। वजीर आजम कहते हैं कि फुलां तबके के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे लगाकर फुलां मजहब के मानने वालों को तकलीफ दी गई है, और आवाम से पूछता है कि क्या आप मानते मेरी बात को, और आवाम भी नारे मारती। जो मुख्तसर लोग जमा हुए जलसे में, आप अंदाजा लगाइए कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में अगर किसी को जेल में डाला गया तो वो दलित, आदिवासी और मुस्लिम अक़लियत है। इसका रिकॉर्ड है, डेटा है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली एक मैगजीन है, महाना मैगजीन, उसका लेटेस्ट आर्टिकल पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के झूठे केसों में अगर किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई, जेलों में डालकर भूल गए। खुद नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, अक्षरधाम का वाकया हुआ, 11 साल की सजा उनको सिर्फ गैर जरूरी जेल में काटना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। यही है मलकपेट के कई नौजवान अहमदाबाद की साबरमती जेल में 4-4 साल जिंदगी गुजारे, और नरेंद्र मोदी कहते हैं दहशतगर्दी को एक मजहब से मंसूब कर देते हैं। फिर बताओ नरेंद्र मोदी, नाथूराम गोडसे क्या मुसलमान था जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी? वो जो लोग जो महात्मा गांधी के कत्ल के इल्जाम में पकड़े गए, क्या उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी था? जिस सावरकर की फोटो आपके ऑफिस में लगी हुई है और आप उस पर फूल चढ़ाते हैं, बताओ मिस्टर मोदी, क्या कपूर कमीशन
जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित नहीं हुआ कि सावरकर ने एडिंग और एबेटिंग की महात्मा गांधी के कत्ल में। बताओ नरेंद्र मोदी, जिसने दिल्ली की सड़कों पर उन मासूम सिखों को उनका कत्लेआम किया, क्या उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी था? जिसने मुंबई के रोडों पर दिसंबर 92 और जनवरी 93 में जो तमाशा हुआ, कौन थे वो? क्या आसमान से आए थे और मारकर चले गए? मगर वजीर आजम को ये हिंदू मुस्लिम की जबान पे बोलना जरूरी है, क्योंकि वो तनाव पैदा करना चाहते हैं। मोदी डर के नाम पर वोट मांग रहा है और मजलिस कह रही है कि उम्मीद के नाम पर वोट दो। मोदी डरा रहा है लोगों को, अक़लियतों का खौफ दिला रहा है और मजलिस कह रही है कि अक़लियत और अक्सरियत मिलकर इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के इस अजीम वज़ारत उस्मा के ओहदे पर उस शख्स को बैठने नहीं देंगे जो और नफरतों की दीवारों में इजाफा कर रहा है। कहां गए बताइए आप? हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते कि अपोजिशन पार्टियां मिलकर, पाकिस्तान से मिलकर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, नहीं मालूम आपको इतनी पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत पैदा हो जाती जब इलेक्शन आता? आप ही तो थे ना मिस्टर मोदी, जो नवाज शरीफ के घर में शादी हो रही थी, आप अफगानिस्तान से आपका तैयारा उड़ा तो आपने ऊपर से प्लेन की खिड़की में से झांक कर देखा, मालूम हुआ कि लाहौर में किसी घर में लाइट लगी हुई है। पायलट ने आपसे कह दिया, मित्रों यहां पर शरीफ के घर में शादी है, तो आपने अपनी शराफत इतनी दिखाई कि बगैर दावत के शरीफ के घर में घुस गए और ना सिर्फ घुसे बल्कि नवाज शरीफ की मां से भी जाकर आपसे मुलाकात कर ली। अब आप बताइए, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है या असदुद्दीन ओवैसी को है? हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना? मगर बार बार इलेक्शन आया, जब पाकिस्तान की बात होगी तो अक्सरियती तबके के लोग क्या समझेंगे, जिसको अंग्रेजी में इसका लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि डॉग विजिल पॉलिटिक्स, यानी कुत्ते की सीटी की सियासत कहते हैं उसको, कि कुत्तों को जब सीटी मार देना तो कुत्ता भौंकता। तो ये डॉग विजिल पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं ताकि अवाम को बांटा जाए, और जब अवाम बांटेंगे तो हिंदुस्तान के वजीर आजम अपनी सियासी रोटी सेकना साथ चाहते हैं। और जब आप इनसे टीवी के इंटरव्यू पर, अल्लाह अजीब और गरीब है ये एंकर, इतना डरते हैं उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। वजीर आजम से इंटरव्यू में देखा, कोई मुझे भिजाए व्हाट्सएप के ऊपर, तो एंकर पूछ रही है वजीर आजम से कि प्राइम मिनिस्टर अब आप रोजे रखेंगे? तो वो लोग बड़े खुश हो गए, यूं कर रहे, आप सिर्फ पानी पीते और आपके पास इतनी ताकत कहां से आई? ये कोई सवाल हुआ है? अरे पूछते उससे कि 10 करोड़ 2 करोड़ नौकरियों का वादा तुमने किया था, कहां गए? डरते हैं लोग, मीडिया के लोग मोदी के सामने सवाल करने से डरते हैं। अरे वो पानी पिए ना पिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिन नौजवानों को उम्मीद थी 2014 में कि ये सालाना 2 करोड़ नौकरियां देगा, आज उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो सवाल नहीं करेंगे, मोदी जी आप रोजा रहेंगे, सिर्फ पानी पिएंगे इतने दिन और आप ऐसा करेंगे? अरे क्या होगा तुम लोगों को? जमहूरियत की बका इसमें है कि सहाफत आजाद हो, मगर आप लोग ऐसा सवाल करते हैं। और जब सवाल हुआ तो मोदी डांट रहा है रिपोर्टर को, क्या आपने वैसा नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया? और वो बोले जी 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 मी मी पी पी। क्या है ये? कोई सहाफत है? ये कोई टीवी चैनल है कि आप सवाल कर रहे हैं? हिंदुस्तान के वजीर आजम, कभी आओ हमसे बहस कर लो, तुम एक तरफ मैं एक तरफ, किसी तुम्हारे एंकर को बिठाओ, ऐसे चुपते हुए सवालात करूंगा कि तुम माइक उठाकर फेंक कर भाग जाओगे।
मगर नहीं करेंगे, बोलेंगे आतंकवादी है, इसको पाकिस्तान भिजा दो, इसको वहां भिजा दो, इन्हें वैसा है, इन्हें भुला है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने तारीख बनाई है। मोदी ने 5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जानती एम्बुलेंस से जानती हटिए, रास्ता दीजिए। तो हट जाइए तब, वो हटिए तो हटिए। बहुत अच्छा, अल्लाह शिफा देने जो भी जा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हिंदुस्तान के वजीर आजम। सवाल लेना ही नहीं चाहते, बल्कि आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा टीवी चैनल का इंटरव्यू हुआ। वो चैनल जिसमें प्राइम मिनिस्टर से पूछा क्या था, नौकरियां नहीं मिली, तो प्राइम मिनिस्टर ने उस एंकर को कहा कि क्या तुम्हारे दफ्तर के आगे एक पकौड़े की बंडी नहीं है, कि वहां पर नौकरी नहीं मिली? तो इंटरव्यू हो गया था। मैं रिपोर्टर का नाम भी बोलता हूं आपको। इंटरव्यू हो गया तो प्राइम मिनिस्टर बोले, अरे मैं स्विट्जरलैंड को जा रहा हूं, तुम वो सवाल लेकर दोबारा सवाल पूछो। बोले जी 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 प्रधानमंत्री, आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, क्या करेंगे? शुरू हो गए। फिर उसके बाद बोले, अरे तुमने ये सवाल नहीं किया, इसको डिलीट करो, गलत करे, ऐसा पूछो। वो बेचारा एंकर, जी अच्छा। फिर शुरू हो गया। अब अरे ये अजीब और गरीब, न्यूयॉर्क में इंटरव्यू हो रहा है, एक बहुत बड़ा मशहूर गाने वाला है, वो इनको सवाल कैसे कर रहा है? इतनी ताकत आपके पास कहां से आती? इन्हें बड़े मुस्कुराते। मैं रहता तो पूछता था कि हैदराबाद का हकीम का खमीम तो नहीं, खमीरा तो नहीं खा रहे? इतनी ताकत कहां से आई आपको? ये कोई सवाल है? और वजीर आजम जो है मीडिया को दबा के रखे, ऐसे ही सवाल करना। अरे कोई अच्छे मीडिया वाले के सामने क्यों नहीं जाते? ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? किसी सियासी लीडर से डिबेट क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान के वजीर आजम राहुल गांधी से कभी डिबेट मत करो, आप मुझसे कर लो, आप मुझसे कर लो, और हम आपको एक एक सवाल आपके सामने करेंगे और आपसे पूछेंगे, बताएंगे, मगर नहीं करते। और मीडिया ऐसा हो गया कि आप सबको बोलो, मोदी को मत बोलो, क्योंकि हमारे पप्पा हैं उन्होंने। सबको बोलो आप, मगर मोदी जी को मत बोलिए। अरे हैदराबाद को आकर मेरा इंटरव्यू लेते हैं, आकर इंटरव्यू लेकर जैसा ही मैं शुरू करता हूं मोदी के ऊपर, अरे क्या आपको खाली एक ही नजर आता है? मिला हो अंधे हो गए, हम उसको ही देख रहे, खाली दूसरा को नजर ही नहीं आ रहा। बोले क्यों? इसलिए कि बर्बाद हो गया मुल्क। नहीं, आपका इलेक्शन का एक ही, आप शुरू होते, आपके छोटे भाई शुरू होते तो मोदी पे शुरू होते, मोदी पे खत्म होते। तो बोला किस पे शुरू करना? आप पे शुरू करना। इलेक्शन आप लड़ रहे या मोदी लड़ रहा है? मेरे भाई जरा मीडिया को भी वॉच करो आप, क्योंकि टीवी देखने का बहुत शौक है। उन्हें ज्यादा अगर मस्का लगा रहा मोदी को, समझो इन्हें मोदी भक्त है। ये हाल हो चुका है जमहूरियत का। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, अवाम से कहते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचा लीजिए। इससे बड़ा इंडाइटमेंट और क्या हो सकता है इस ऐसे हुकूमत का? हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह आप और हमने मिलकर यहां से बीजेपी को हराया। 103 सीट असेंबली की सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई, 5 से 1 एमएलए हो गए। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तेलंगाना में हर पार्लिमानी हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार की शिकस्त हो। कांग्रेस तो है ही नहीं बेचारी, कहीं नहीं है कांग्रेस, कांग्रेस कहीं पर नहीं। और तेलंगाना में कांग्रेस का ऐसा हाल हो गया कि सब घर छोड़कर भाग रहे हैं।
उनको मालूम हो गया कि कांग्रेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मेरे भाई, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब नतीजे आए तो हमारे वतन अजीज में ऐसी हुकूमत तश्कील पाए जो सबको, हर मजहब के मानने वाले को, हर तहजीब के मानने वाले को, हर जबान की बोलने वालों को, हर इंसान को इंसान समझकर उससे इंसाफ दिलाए। हम हरगिज नहीं चाहते, हम तो हिंदुस्तान की आवाम से अपील कर रहे हैं कि 5 साल में आप देखो, ना नौजवानों को नौकरियां मिली, ना माशियत इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक रही, हर एतबार से हुकूमत नाकाम साबित हुई। तो वजीर आजम हैदराबाद को आकर क्या बोलते हैं कि मजलिस स्पीड ब्रेकर। हिंदुस्तान के वजीर आजम स्पीड ब्रेकर के माने भी आपको आते नहीं आते, क्योंकि हिंदुस्तान के वजीर आजम जो है, आप एक वीडियो देखो जाकर, चाइना के वफद के सामने बोल रहे, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग बोल रहे, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग बोल रहे। एक मामूली 6th क्लास का बच्चा भी बोल सकता, 5th क्लास का। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेंथ की स्पेलिंग में NG खा गए। आप प्राइम मिनिस्टर, आप हमको स्पीड ब्रेकर, आपको समझा रहा हूं स्पीड ब्रेकर क्यों डालते। अकबर बाग का चौरस्ता है, यहां से बच्चे मोटरसाइकिल तेज भगा रहे, साथ जरा स्पीड ब्रेकर डालो बोलते नहीं बोलते, अरे ने बच्चा बहुत तेज भगा रहा साबित है। प्राइम मिनिस्टर बच्चों को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर डालते। अब आप बोलो, आप बच्चे हैं, बुढ़े हैं, आप पे छोड़ता मैं, हमारे पास स्पीड ब्रेकर डालते थे, डालो साहब। बच्चे जो है गाड़ी तेज भगाने, जरा स्पीड स्लो हो जाती। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप हमारे शहर में आके तेज नहीं दौड़ सकते, आप इतना याद रखो। आप हर जगह भाग सकते, यहां हम आपके पैरों को पकड़ के रखें, हाथ को पकड़ के रखें, यहां दौड़ नहीं सकते। यहां पर हम पहले ही बोलते, ज्यादा भाग रहा मियाँ, इन्हें जरा कम करो रफ्तार इसकी। हमारे बुजुर्ग बोलते, मियाँ इसके तेवर जरा टेढ़े दिख रहे, बहुत दौड़ा, रफ्तार कम करो इसकी। और आप आके बोले मजलिस स्पीड ब्रेकर है। अरे वजीर आजम, नदी के उस पार, अरे नदी के उस पार तो मलकपेट भी है, यहाँ मेट्रो नहीं आई। तुम्हारे को हैदराबाद की डेमोग्राफी नहीं मालूम, मगर मजलिस से नफरत, मजलिस से नफरत। अच्छा, आपने कितना पैसा दिया मरकज से, कल ऐलान कर दो मेट्रो के लिए। 1 पैसा ना आपने नहीं देते, और आकर यहां अपना झूठ। हिंदुस्तान के वजीर आजम तो झूठ बोलने के माहिर, इतना सफाई के साथ झूठ बोलते कि जितने दुनिया के झूठे हैं उनके हाथ पे आके बैठ लेते। ये हमारा मुर्शिद है भाई, ये मुर्शद है, सॉरी मुर्शिद बोलता अलग नहीं, हमारा मुर्शद है। इसके हाथ पे आके बैठ लेते कि सरकार जरा सिखाओ कैसा झूठ बोलना सफाई के साथ। और फिर आप कहते हैं कि TRS की स्टीयरिंग हमारे हाथ में। हिंदुस्तान के वजीर आजम, स्टीयरिंग भी हम है, पहिया भी हम है, बैटरी भी हम ही है। आपको क्या जल रही, आपको तकलीफ इतनी क्यों है? हर मौके पर मौका मिला कि कुछ यहां पर एक बात, वहां पर एक बात, हर महाज पर अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अब सहारा ले रहे हैं किसका? सिक्योरिटी का। जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया इनकी वजह से। आपको मालूम मेरे भाई, जम्मू कश्मीर में अगर आपको मलकपेट से निकलकर नामपल्ली जाना है, मलकपेट से निकलकर कश्मीर में, मलकपेट से निकलकर अगर नामपल्ली जाना है तो पुलिस के पास जाकर आपको बोलना पड़ता कि मेरी गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, इनका परमिशन दो मेरे को आप। और पुलिस वाले बोलते हैं कश्मीर में कि 5 बजे के बाद तुम जाना, दिन भर नहीं। तुम कश्मीर को एक जेल बना के रख दिए कि वहां के लोग अपने घर से निकल के हाईवे क्रॉस करके नहीं जा सकते। एयरपोर्ट पर सौों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं।
कि 5 बजे के बाद जाएंगे और वो भी पुलिस का परमिशन मिलेगा। बताओ वजीर आजम, ये आपकी पॉलिसी, क्यों पॉलिसी लाए आप? और बोलते कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अपोजिशन पार्टियां सबूत पूछ रहे हैं। मैं बालाकोट पर हमला किया, यकीनन हम बालाकोट के हमले में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है उस साथ है, मगर ये तो बताओ वजीर आजम, क्या ये बात सच नहीं है कि अगर कल जंग होगी तो सिर्फ 10 दिन का असला हमारे पास है, सिर्फ 10 दिन का। अगर कल जंग होगी तो 10 दिन का असला है हमारे पास। ऐसे टैंक है जो बराबर भी नहीं चल पाते और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारा एक्सपेंडिचर डिफेंस पर कितना है? जो 1962 में कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो आज है। वाह मिस्टर मोदी, आपने बड़ा नेशनलिज्म का मुजाहरा किया और आप बोल रहे कि मैं टेररिज्म को मार दूंगा। चाइना से क्या होगा बताइए आप? चीन के सदर को बुलाकर अहमदाबाद में साबरमती के रिवर के सामने झूला झूलाए। चीन बोला झूला झूल लिया और बोलता कि मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे। क्या पॉलिसी है आपकी? हर महाज पर नाकाम। अब तो कोई फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का भी रिपोर्ट आ गई F-16 के बारे में। मैं नहीं जानता उसमें क्या सच्चाई है, मगर वजीर आजम अब बालाकोट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, पुलवामा में 50 किलो RDX कैसे गया? सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के लोग अगर कभी मरे 5 साल में तो इनकी हुकूमत में मरे, मगर ये पूरा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि देखो अक्सरियती तबके में अकलियतों का खौफ पैदा कर रहे हैं। ऐसे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम। मेरे भाई, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें। ये आपकी आवाज है। आप मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ भी फरमाइए और आपका पोलिंग परसेंटेज में इजाफा हो। पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। 45%, 49%, ये पोलिंग परसेंटेज नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आपके सामने मैं आपको अपना समझ कर ये कह रहा हूं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, कोई सियासी जमात तेलंगाना में ऐसी है जिसके MLA हफ्ते में 6 दिन दारुस्सलाम में बैठकर 3.5-4 घंटे अवाम से मुलाकात करते हैं। अराकीन बल्दियां हैं, आपके फोन कॉल पर हमारे अराकीन दौड़ते हैं। यकीनन हम में नुक्स भी है, मैं इसका इकरार कर रहा हूं, मगर हम काम करते हैं इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी है। और जब इलेक्शन आता है तो पोलिंग परसेंटेज अगर 40%, 45% होगा तो फिर ये आपकी वाबस्तगी का सबूत तो नहीं है। यकीनन आपको मजलिस से बेइंतहा मोहब्बत है, मगर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, निकल कर वोट डालिए। अगर आप मेरी मुखालिफत करना चाहते हैं तब भी वोट डालिए। अगर आप किसी को भी वोट नहीं डालते तो नोटा इस्तेमाल करिए। खुदा के लिए ये मत कहिए कि 11 अप्रैल को बहुत गर्मी रहेगी। यकीनन गर्मा का मौसम है मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, गर्मा का मौसम है, मगर आपको निकलकर अपनी जमात के हक में, अपने सियासी शऊर के लिए, अपनी आवाज को हिंदुस्तान के लोकसभा में पहुंचाने के लिए मैं आपसे दबन गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए, आपके इत्तेहाद को मजबूत करिए, ताकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आपकी आवाज दलित, मुस्लिम अकलियत, गरीबों और मजलूमों की एक बेबाक आवाज बनकर उभरे। और ये इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि अब की बार कुदरत ऐसी जमात को मौका नहीं देगी जिसके दौरे इख्तिदार में नाइंसाफियों का इतना इजाफा हुआ, मजलूमों को बर्बाद कर दिया गया। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मुझे एक और जलसे में जाना है, मुझे जाने